भारत ने आज औपचारिक रूप से संभाली G20 की अध्यक्षता। पिछले महीने बाली में G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को सौंपी थी कमान। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर देश के 100 स्मारकों पर किए जाएंगे विशेष आयोजन। हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित शेख चिल्ली मकबरे को भी किया गया सूची में शामिल। हरियाणा कैबिनेट में 30 एजेंडों पर हुई चर्चा। हरियाणा विधानसभा का सत्र 22 दिसंबर से होगा शुरू। विधायकों के प्रशासनिक सचिवों के भत्ते को बढ़ाने को मिली मंजूरी। और गीता जयंती के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शिरकत। कहा, भौतिक समस्याओं का समाधान भगवत गीता में मिलता है। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद देश भर में G20 के प्रतीक चिन्हों के साथ 100 स्मारकों पर रोशनी करने सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। उन्होंने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए एक गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 दुनिया की वित्तीय, आर्थिक और विकास चुनौतियों को संबोधित करने के लिए समर्पित प्रमुख समूह है। Challenges or indeed the transformation in green and clean energy that we have seen in the last few years. There are very good reasons why today the world is taking a much deeper interest in us. The G20 presidency offers an opportunity to share our story with others. And it is also a time when we must become the voice of the global South that is otherwise underrepresented in such forums. Countries of Asia, Africa and Latin America trust India to speak up for them. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि भारत की सर्वोत्तम परंपरा को विश्व के सामने लाना हमारा दायित्व है। The G20 should not be limited to certain meetings, but it should be based on the participation, enthusiasm and activities of all citizens, and particularly the youth and the intellectuals. It is also our responsibility to showcase in the most rightful ways, befitting her stature and glory. India has as much uniqueness as it has diversity. We have a responsibility to bring out the best traditions of India before the world. The event has to showcase a glimpse of our tradition of अतिथि देवो भव। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि के तहत देश के 100 ऐतिहासिक स्मारकों पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। इन स्मारकों में कुरुक्षेत्र का शेख चिल्ली मकबरा भी शामिल किया गया है। पुरातत्वविद राजेंद्र सिंह राणा ने कहा कि शेख चिल्ली का मकबरा एक ऐतिहासिक इमारत और देश की अनूठी धरोहर है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि देश के उन 100 स्मारकों में शेख चिल्ली मकबरे को शामिल किया गया है। कुरुक्षेत्र का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मकबरा है जिसका निर्माण शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह ने 17वीं सदी के मध्य में किया था। ये भारत का एक उत्तर भारत का विशेषकर इसे ताजमहल भी कहते हैं। और ये मकबरा जिस स्थान पे बनाया गया है वहाँ पे कुरुक्षेत्र के चिश्तिया सूफियों के उपासना स्थल होते थे जिन्हें खानकाह कहा जाता था। तो इसके परिसर में आपको और भी बहुत सारे छोटे बड़े मकबरे मिल जाएंगे जो कि हज़रत कुतुब जलालुद्दीन थानेसरी और भी बहुत सारे सूफी संतों के हैं।
और ये मकबरा दारा सिकोने से अब्दुल रज़ाक थानेसरी या अब्दुल रहीम बन्नूरी के नाम से बनाया था, जिससे माना जाता है कि ये दारा सिको के आध्यात्मिक गुरु थे। कुरुक्षेत्र के स्थानीय निवासी बलवान सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है। क्षेत्र के जो पर्यटन स्थल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और कोई भी दर्शक पर्यटक कुरुक्षेत्र आता है तो निस्संदेह इसके दर्शन जरूर करके जाता है, और चाहे वह किसी पंथ संप्रदाय से संबंधित हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, कुरुक्षेत्र में सभी के लिए कुछ न कुछ है। और जो G20 में भारत को श्रेय मिला अध्यक्षता करने का, तो वह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और कुछ जो 100 ऐतिहासिक स्थल है जहाँ इस तरह के महोत्सव के लिए चुना गया है, तो शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में होने के कारण कुरुक्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में 30 एजेंडों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर को शुरू होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में विधायकों के प्रशासनिक सचिव का भत्ता 15 से 20 हजार रुपये बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। बैठक में आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी को 2022 से 2025 तक मंजूर किया गया है, जिससे इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब आयुष विभाग की भर्ती भी HPSC के माध्यम से होगी। आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी कई वर्षों से उसका विचार चल रहा था। एक बार 2019 में भी उसका एक प्रारूप आया था, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके 2022 से 2025 इस पॉलिसी को हमने मंजूर किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ टेक्सटाइल का प्रमोशन करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उसमें जैसा पानीपत है, गुरुग्राम है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है, जिन स्थानों पर टेक्सटाइल का स्कोप ज़्यादा है वहाँ और इंडस्ट्री आए, इस नीति में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन चालकों को टैक्स में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वाहनों के VIP नंबर के लिए नीलामी का प्रावधान है। प्रदेश में विधायकों का ड्राइवर भत्ता 20,000 और PA का भत्ता भी 20,000 किया गया। पहला तो हमारे जो विधायक हैं उन सबको अभी जो भत्ता दिया जाता है, एक PA का प्रशासनिक सहायता इस नाते से एक भत्ता है, और साथ ही एक ड्राइवर का भी 20,000 रुपये महीने का भत्ता, पहले 15,000 था, उसको 20,000 रुपये किया है। दोनों के 20,000 अब सीधे उनके अकाउंट में जाया करेंगे। ऐसी एक अनोमली थी तो उसमें उनको यानी कि जिसका नाम हमारे विधायक बता देंगे उसके नाम से ये दोनों भत्ते सीधे ही जाएंगे। गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज समापन हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति एवं सद्भाव विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सभी भौतिक समस्याओं का समाधान भगवद गीता में मिलता है। मानव जीवन के द्वंद्व और सभी समस्याओं से निकलने का रास्ता भगवद गीता में बताया गया है। उन्होंने कहा कि गीता हमें न सिर्फ समस्याओं से निकलने का रास्ता दिखाती है, अपितु जीवन प्रबंधन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गीता एक उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रंथ है। कारण है कि कुरुक्षेत्र में श्रीमद् गीता जैसे ग्रंथ का प्रादुर्भाव, और जब एक लंबे समय से चलने वाली दुनिया के द्वंद्व को समाधान का रास्ता देने वाला, व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों के प्रकाश दिखाने वाला, हमारे अनेकों समय की सामाजिक समस्याओं का समाधान बताने वाला ऐसा ग्रंथ अगर जिस धरती पर जिसका प्रादुर्भाव होता है, वो धरती अपने आप में जागृत होती है।
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि भगवत गीता के अध्ययन से मोह व संकीर्णता दूर होती है और व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान व उच्च कोटि का जीवन जीने की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चिंताएं हो, युद्ध की विभीषिका या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो, सबका समाधान गीता में निहित है। संशोधन करने पड़े परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार। लेकिन विश्व का एकमात्र ऐसा साहित्य, ऐसा दिव्य ग्रंथ भगवत गीता, जिसका आज तक न कोई रिवाइज्ड एडिशन है, न कोई एनलार्ज्ड एडिशन है, जिसमें न केवल संशोधन की आवश्यकता पड़ी है, न किसी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी है, न ये लगा कभी भी कि परिस्थितियां तब क्या थी, आज क्या है, वातावरण तब क्या था, आज क्या है, और क्या उस वातावरण के अनुसार गीता। लेकिन कोई भी अध्ययन करके देखता है या कोई भी देख सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमबीबीएस बॉन्ड मामले में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक के बाद निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार ने 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा घटाकर 5 वर्ष कर दी है। वहीं इस 5 वर्ष में पीजी की पढ़ाई को भी शामिल किया है, यानी एक तरह से अब बॉन्ड की समय सीमा 2 साल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉन्ड राशि पहले 40 लाख रुपए थी, जिसे अब घटाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। इसमें से यदि फीस घटा दी जाए तो यह राशि करीब 25 लाख रुपए होगी। साथ ही लड़कियों के लिए इसमें 10% की छूट का निर्णय भी लिया गया है। इस राशि में संस्थान की फीस शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी फैसला लिया गया कि यदि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे किसी छात्र के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका परिवार बॉन्ड राशि भरने के लिए बाध्य नहीं होगा। राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है। तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें पढ़ाई के बाद 1 साल के भीतर एमबीबीएस छात्र को अनुबंधित सरकारी नौकरी दी जाएगी। नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती तो उसके लिए जॉब गारंटी वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने आज औपचारिक रूप से संभाली G20 की अध्यक्षता। पिछले महीने बाली में G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को सौंपी थी कमान। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर देश के 100 स्मारकों पर किए जाएंगे विशेष आयोजन। हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित शेख चिल्ली मकबरे को भी किया गया सूची में शामिल। हरियाणा कैबिनेट में 30 एजेंडों पर हुई चर्चा। हरियाणा विधानसभा का सत्र 22 दिसंबर से होगा शुरू। विधायकों के प्रशासनिक सचिवों के भत्ते को बढ़ाने को मिली मंजूरी। और गीता जयंती के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शिरकत। कहा, भौतिक समस्याओं का समाधान भगवत गीता में मिलता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।